अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ की तरह हमेशा कि जनाब आप जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और वीकेंड के बाद क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं और इसलिए आप लोग यकीनन बहुत खुश भी होंगे और पुरजोश भी होंगे अपना अगला ये वाला जो वीकेंड है हमारे साथ इसी एनर्जी से गुजारने के लिए। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं आप लोगों से क्रिकेट के मुतालिक भी बात करना चाहूँगी बिकॉज़ ये बात वाकई बहुत बुरी भी थी और बड़ी भी थी कि इस वीकेंड के हवाले से कि पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुकी है। हम सब ने तो एट दी एंड तक जनाब उम्मीदें अपनी कायम रखी हुई थी, पुरुम्मीद थे हम, मगर जितनी उम्मीदें लगाई हैं ना आवाम को उतनी ही मायूसी देखने को मिली है। खैर, हमारी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना वैसे भी नामुमकिन हो चुका था। जो हुआ मेरे ख्याल से अच्छा हुआ, अब मलाल का कोई फ़ायदा तो है नहीं है। जो बातें बीत गई उन्हें भूलते हैं और आइंदा के लिए पुरुम्मीद रहते हैं क्योंकि आगे भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें भी हम अच्छी मेहनत करके वहाँ पर सेमीफाइनल में पहुँच सकते हैं या उसका टाइटल भी हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी हमने हौसले पस्त नहीं होने देने हैं और कि हम लोग शायद हार गए हैं और उसके बाद हमारा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और हम शायद आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। टीम वैसे तो वापस आ चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन उनका मोराल हमें हाई रखना है ताकि वो आगे जब नया टूर्नामेंट के लिए जाएं या खेलें, मैदान में उतरें, तो उनका मोराल हाई रहे और उन्हें पता हो कि हमारी कौम, हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ ही हैं। कोई बात नहीं, खेल है, खेल में जीत और हार होती रहती है, उसको एक्सेप्ट करना ही एक कह लें कि स्पोर्ट्समैनशिप होती है, एक लीडरशिप होती है। तो ये चीज़ें ना मेरे ख्याल से कि हमें सीखनी चाहिए। खैर, अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं कुछ समाजी बुराइयों और बुरी आदत के बारे में जो आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे मुआशरे में बिगाड़ का बाइस बनती जा रही है। और पाकिस्तान में आपको भी पता है कि सिगरेट नोशी करने वालों की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आप लोगों को ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी, जैसे मुझे भी हुई थी, कि पाकिस्तान में योमिया तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद सिगरेट नोशी करते हैं। यानी कुल आबादी का छठा हिस्सा आप लगा लें कि ख़ुद को गले और फेफड़ों और गुर्दे के अमराज में झोंक रहा है और जानबूझ के झोंक रहा है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि मुल्क भर में कैंसर के बढ़ते हुए केसेस की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं और मजमूई तौर पर मुल्क में हर साल 3 लाख के करीब अफराद की जो सिगरेट नोशी की वजह से मौत भी वाक़या होती है। अब तो बहुत से आप स्कूल्स देखते हैं, कॉलेजेस देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स, इवन दो के जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लत में शामिल हो चुकी हैं। और यही दुख की बात है कि जनाब पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से दुनिया के बहुत बड़े मुल्कों में हम लोग शुमार किए जाते हैं, हम लोग आते हैं और इस आबादी को हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों की हमारे यहाँ पे क्योंकि भरमार है, हमारे 60 to 70% जो हमारी रेशो है पॉपुलेशन की वो यंगस्टर्स ही है, मगर अलमिया ये है कि यही नौजवान हेल्दी एक्टिविटीज़ की बजाय सिगरेट नोशी या स्मोकिंग जैसी गंदी आदत में मुब्तला हो चुके हैं। और यहाँ तक कि वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उन्हें भी हम लोग देखते हैं कि जनाब वो भी चाहे वो दूसरों को इस लानत से रोकें, वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इतने ज़्यादा मंशियात की तरफ वो राग़िब हो रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, ना वो माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं और ना ही वो तालीमी इदारे उन्हें इससे महफूज कर पा रहे होते हैं। जबकि हुकूमत ने जो तालीमी इदारे हैं उन समेत तमाम अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी बंद करने की मुकम्मल कोशिश की, ट्राई की, इक़दाम भी उठाए, मगर कानून ही जब नाफिज नहीं हो पाएगा तो क्या फ़ायदा इसकी कोशिश करने का भी। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि हुकूमत की तरफ से ये कानून देखने को मिला कि तालीमी इदारों के अंदर या फिर उसके जो रेडियस है 50 मीटर्स का जो रेडियस होगा वहाँ तक सिगरेट नहीं बेची जाएगी, उसकी हदूद में सिगरेट नहीं बेची जाएगी। मगर
नतीजा इसके बरक्स निकला। हर जगह खुलेआम या छुप छुपा कर सिगरेट की फ़रोख्त जारी है और जिसे कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हुकूमती नाअहली ही ठहरती है। लिहाजा अब हुकूमती इदारों को चाहिए कि वो तालीमी इदारों में ख़ास करके इसका चेक एंड बैलेंस रखे, कैंपेन्स रन करे और मुख्तलिफ तरीक़ों से यंगस्टर्स को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जनाब राग़िब करने की कोशिश करें। और इसमें सिर्फ तालीमी इदारों का सिर्फ अमल दखल नहीं है, ना ही सिर्फ हुकूमत इसके ऊपर कोशिशें कर सकती है। इसमें हमारे जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पर, जिनकी सरपरस्ती में कह लें कि हमारे बच्चे होते हैं, जो परवान चढ़े होते हैं, जिनकी तरबियत हो रही होती है, उनको भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके ऊपर एटलीस्ट आप एक नज़र रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस वक्त जा रहा है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की होती जा रही है, ताकि हम अपने नौजवानों को इस लानत से महफूज रख सकें। और ना सिर्फ बेहतर पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए, बल्कि जो क़वानीन बनाए जाते हैं ना, उनको भी मौसर तरीके से नाफिज करें ताकि वाज़े और हौसला अफजा नताइज हमारे सामने आ सके। क्योंकि हमारी जो तरक्की है वो इन्हीं नौजवानों के कंधों पर है। अगर यही इन चीज़ों में मुलव्वस होगी, मंशियात ड्रग्स में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, सिगरेट नोशी इतनी ज़्यादा करना शुरू हो जाएगी, तो जनाब हम किस तरह आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हम सबका कलेक्टिव एक मोटिव होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कलेक्टिवली कि हम अपने सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करें, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। तो अभी ये प्रोग्राम का मैंने आगाज़ किया इस पैगाम के साथ कि अपने यंगस्टर्स को हमने किस तरह आगे बढ़ाना है और ये जो ड्रग्स के नशे में और ख़ास तौर पर जो सिगरेट नोशी से ही बाकी सारे ड्रग्स शुरू होते हैं, तो सिगरेट नोशी पर ही क्यों आते हैं और उनको किस तरह रोका जा सकता है बेहतर पॉलिसीज़ लेकर आकर। तो आज का पैगाम ये था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और वैसे तो ब्लड प्रेशर का शिकार हमेशा 50 साल की उम्र के बाद देखते और सुनते थे, लेकिन अब नौजवानों की एक बड़ी तादाद को भी इस मर्ज़ का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर दरअसल दिल को अपने सिकुड़ते और फैलते वक्त खून की नालियों की मुज़ाहमत की वजह से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और आम समझ की बात यह है कि खून की नालियाँ जितनी तंग होंगी, खून को इनमें से गुज़रते वक्त उतनी ही मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब हम ब्लड प्रेशर की पैमाइश करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हमारे दिल को अपना काम करने यानी कि खून को पंप करने में किस कदर दबाव का सामना करना पड़ता है और खून की नालियाँ अपनी कुदरती गुंजाइश की हामिल हैं या किसी वजह से तंग हो चुकी हैं। तो जब खून का दबाव एक मयारी हद से बढ़ जाए ना, तो ऐसी कैफियत को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि किन ग़िज़ाओं को लेकर हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ख़ास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारी मिथ्स भी हम इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होती है कि जनाब आपने ये नहीं खाना, अपनी डाइट से निकाल दें, आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, नमक वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी है। तो किस तरह की परहेज़ कर सकते हैं और परहेज़ के साथ साथ क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमाला खान है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमाला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हमारा हाइपरटेंशन या जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी का मसला कहा जाता है, बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। हर कोई ये कहता हुआ नज़र आता है मुझे तो बीपी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, क्या किस वजह से है बीपी बढ़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल मुनीबा, जैसे आपने अभी बात की कि बहुत सारे लोग जो है ना अब इस हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट की वजह से, जैसे आप रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक देखें तो डायबिटीज़ जो है वो दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। तो डायबिटीज़ के साथ साथ एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ब्लड प्रेशर की आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर के रिपोर्ट हो रहे हैं। अब हम बात करें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास है ओबेसिटी।
आपका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा होना। हमारे माशरे में आजकल ये लाइफस्टाइल बन चुका है जिसकी वजह से ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में आप देखेंगे कि ओबेसिटी का रेट जो है बढ़ता जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारे जो लाइफस्टाइल हैं हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अगर हम कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा काम जो है वो बैठ के करने वाला है हम सारा, क्योंकि इतना डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। इसमें लोगों का भी कोई नुकसान नहीं है, इतना डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है कि हर काम आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गया। आपके पास फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है। जैसे जैसे आप देख रही हैं आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनके पास फिजिकल एक्टिविटी के बारे में उनको पता ही नहीं है और वो इस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी का ना होना सबसे ज़्यादा आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाता है। और जैसे ओबेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप इन तमाम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसके साथ साथ एजिंग जो है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ भी इन बीमारियों का जो है इतलाक वो ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए स्मोकर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। स्मोकर्स आप अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग इन स्मोकिंग का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा होता है। तो ये डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स आते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट छोटा सा फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं आके कर रहा होता है वेरी, जिसमें जेनेटिक्स आ जाते हैं कि आपके फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है कि आप डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर इन सारी बीमारियों का शिकार रहते हैं, तो वो अल्टीमेटली आकर आप में भी डेवलप हो जाता है। लेकिन जिस तरह हमारा आपने कहा कि एजिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा एक रोल है जो प्ले करते हैं, लेकिन यंगस्टर्स में क्यों है ये बीपी का प्रॉब्लम? हर कोई मतलब इवन दो के जो 20s में भी है या जो अपने 30s में भी है उन्हें भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। ऐसे ही है उन यंगस्टर्स में, इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी डाइट और उनका जो खाने पीने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है। हम लोग आजकल उस तरह की डाइट ले ही नहीं रहे जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को लेनी चाहिए। आम जुबान में अगर बात करें हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा सोडियम, सॉल्ट, शुगर, सैचुरेटेड फैट्स, इस तरह की चीज़ें एडेड हैं। आप चेक करेंगे बहुत सारे लोग प्रोसेस चीज़ें खाना स्टार्ट कर दी हैं, रेडी टू ईट क्विक मील्स जो उनको मिल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से और आराम से खा रहे होते हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, बस जल्दी से पकड़ा खाएं एंड ऑल। तो ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं जिसमें हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें वो अल्टीमेटली हमें इन बीमारियों की तरफ लेकर जा रही है। इसलिए यंगस्टर्स में भी आप देखेंगे कि इसके जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि प्रोसेस ना हो, सॉल्टेड ना हो, ऑर्गेनिक हो, रॉ फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। नट्स और सीड्स का इस्तेमाल बिल्कुल आपकी हाथ की हथेली में जितने पूरे आते हैं ना उतने वही, और वो भी आपकी हथेली होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं बार-बार साथ में इनको कहती हूं। एग्जैक्टली। सो उसमें जितने आ रहे हैं वो बगैर सॉल्टी, जो सॉल्ट जिनमें एडेड ना हो वो वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सीड्स, और वो भी क्या रोजाना कर सकते हैं? नहीं, रोजाना नहीं, पर वीक आप 2 से 3 सर्विंग्स ले सकते हैं नट्स एंड सीड्स की। पर वीक की बात कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ सीड्स हमारे पास पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलसी के बीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुख मलंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको ग्रेजुअली अपने डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, अब इसके साथ साथ नट्स एंड सीड्स की बात कर लिए, अब हम आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन नट्स और सीड्स का ये भी होता है ना कि हम खाएं किस वक्त, ये भी नहीं हमें पता होता कि अच्छा सीड्स हमने क्या पाउडर फॉर्म पाउडर फॉर्म में खाने हैं, किस तरह खाने हैं, और जो नट्स हैं उनका क्या अच्छी टाइमिंग होनी चाहिए। बिकॉज हमारा यूजुअली हम लोग रात में खाते हैं कि सर्दी हो गई है, अब कंबल ओढ़ा है, सारे बैठे हुए हैं और साथ साथ हम लोग बातें कर रहे हैं और साथ साथ हम नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस टाइम खाना चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, रिकमेंडेड क्या? सबसे पहले अगर मैं आपको टाइमिंग्स बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक मिड मॉर्निंग स्नैक होता है 11 से 12 के बीच, एक हमारे पास इवनिंग स्नैक होता है 4 से 5 के बीच, एक हमारे पास बेड टाइम होता है रात को 9 से 10 जब आप 8 बजे के बाद डिनर करके अपना फारिग होते हैं, और हमारे पास प्री ब्रेकफास्ट टाइम भी होता है। सो ये 4 टाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन चारों टाइम में अपना नट्स या सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ अब जैसे आप बात करिए कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाए। आप सीड्स की बात करें ना तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसको रॉ फॉर्म में खाना पसंद नहीं कर रहे होते, तो वो इसको पाउडर फॉर्म में इस तरह से लें। कोई भी सैलेड बना रहे हैं आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें,
आप अपने सालन के ऊपर भी इवन स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप अपनी रोटी में इसको पकाकर भी खा सकते हैं, आप जिस फॉर्म में भी आपको लेना अच्छा लग रहा है आप उसमें इस फॉर्म को इसको ले सकते हैं। रोटी में पका लें, सलाद के ऊपर लगा लें, सालन के ऊपर स्प्रिंकल कर लें, जिस तरह से भी आप रॉ फॉर्म में खाना चाह रहे हैं आप रॉ फॉर्म में खा लें। सो ये डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट जिस फॉर्म में भी आप खाना चाह रहे हैं ना आप बस खा सकते हैं क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगेन नट्स एंड सीड्स की बात करूं तो बिल्कुल अपने पोर्शन में लें और कोशिश करें कि आपका ब्लड प्रेशर जिस टाइम पे आपको लगता है कि अभी नॉर्मल है, अभी इसके बाद मैं फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हूँ या इस तरह की कोई चीजें कर सकती हूँ तो उस टाइम पे लें। मैं रिकमेंडेड टाइम 11 से 12 या 4 से 5 कहती हूँ। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स का आप बता डेयरी प्रोडक्ट में जल्दी क्विकली बात करें तो लो फैट चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे जिसमें से बलाई आप उतार दें। जैसे आप दूध का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें उसको बार बार बॉईल करें, उसके ऊपर जितनी भी बलाई आ रही है उसको रिमूव करें ताकि दूध जो है वो आपके पास लो फैट फॉर्म में आ जाए। दही का इस्तेमाल भी सेम करें, उसके अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि लो फैट दही का इस्तेमाल करें। ओके, और एग खा सकते हैं? एग, अंडा ज़रूर खा सकते हैं। अंडे के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेशियम का सोर्स मौजूद है, लेकिन अगेन नमक का इस्तेमाल ना करें। एक अंडा जो है आप अगर डेली रूटीन में खा रहे हैं और वो भी किसी फॉर्म में भी खा सकते हैं, बॉइल्ड एग की फॉर्म में खाएं तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। ठीक है जी, हमाला खान हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे जनाब ब्लड प्रेशर के हवाले से कि जो मरीज हैं उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ओरल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि दांतों की सफाई और हिफाजत महज सेहत के लिए ही नहीं बल्कि ये हमारी शख्सियत पर भी बड़े ही पॉजिटिव असरात डालती है। और अगर मैले और पीले दांत होंगे आपके और मुंह से आपकी बदबू आती होगी तो बस आप फिर ये समझें कि आपकी शख्सियत पर बहुत ही बुरे असरात पड़ रहे हैं। और मिलने जुलने वाले अफराद या जो पास बैठे अफराद हैं वो आपसे कम्युनिकेशन तक से कतराते हैं। और आम तौर पर हम देखते हैं कि दांतों की सेहत और हिफाजत के लिए रोज़ाना ब्रश करने के साथ साथ अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी होता है। और दांत कुदरत की बेशुमार नेमतों में से एक है और इसीलिए इनकी सफाई इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है। और अगर हम मुनासिब तरीके से इनकी मेरे ख्याल से देखभाल करेंगे ना तो इनसे सारी ज़िंदगी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपने इनकी तरफ से लापरवाही बरती है तो सारी ज़िंदगी आपको परेशानी ही सहनी पड़ेगी और दांतों के इलाज पर भारी भरकम जो पैसा है ना आपका वो भी खर्च होगा। तो दांतों की हिफाजत में सबसे अहम बात यह है कि आप इन जितने भी आपके दांत हैं उनको किस तरह अच्छा कर सकते हैं, किस तरह जो है ना जाके आप स्केलिंग करा सकते हैं। रूट कैनाल का आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि हर कोई कहते हैं कि भाई दांत में प्रॉब्लम आती है, हम जाके रूट कैनाल करा देते हैं, स्केलिंग कराना शुरू कर देते हैं, क्राउनिंग करा रहे हैं। और ये किस वजह से कराई जा रही है, कब कराई जा सकती है और इसका फ़ायदा क्या है, आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारी ब्रशिंग टेक्निक जो है वो हमारी सही है या गलत है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम फारूकी हैं, डेंटल सर्जन हैं, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि दांतों में कीड़ा क्यों लगता है? हर कोई कहता है जी हमारे दांत खराब हो गए, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, कैविटी लगना शुरू हो जाती है, क्या वजह है? और एक तो बहुत से बच्चों का हमें नज़र भी आ जाता है, बड़ों का भी नज़र आ जाता है, कुछ लोगों का नज़र नहीं आता और बाद में पता चलता है जी वो पूरा आपका दांत जो है अंदर से वो खोखला हो गया और एट द एंड आपको उसको एक्सक्रीट आउट कराना पड़ता है। जी, कीड़े लगने की जो वजह है उसमें 4-5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खुराक का जमना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर मुंह के अंदर दांत तो हैं जी, उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में खुराक ने जमना है। मुंह में बैक्टीरिया भी हैं, वायरस फंगाई भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपका प्लेक भी है वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने कॉलोनाइजेशन करनी है, जहाँ पे बैक्टीरिया ने रहना है। अब उनको सर्वाइवल के लिए, उनको एस्टर प्रोड्यूस करने के लिए फूड चाहिए जो कि सुक्रोज की शक्ल में उनको मिल जाती है खाने के साथ। अच्छा, ठीक है। जब आप ब्रश नहीं करते, आइडियली तो ब्रशिंग जो है ना वो खाने के 15 मिनट के बाद कर लेनी चाहिए। और ब्रशिंग का मेन मकसद भी यही है कि टू डिसलॉज द फूड विच इज़ लॉज इन बिटवीन द टीथ। जब आप ब्रशिंग नहीं करते, खाना फंसा रह गया, जो बैक्टीरिया हैं पर्टिकुलर उसमें होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस,
वो जो फंसी हुई खुराक है उस पर रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते नहीं तो हैं। डॉक्टर साहब हर खाने के 15 मिनट के बाद कर सकते हैं या आइडियली ब्रशिंग जो है ना दैट शुड बी डन ट्वाइस अ डे ट्वाइस अ डे एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड ओके और मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। यस, ठीक है। और लेकिन हम तो बिफोर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो रीज़न ये होती है कि रात को हम ब्रश नहीं करते, तो जिसकी वजह से जब वो रिपीटेड अटैक करके एस्टर प्रोड्यूस करते हैं वो कैविटेशन सारी रात एस्टर अटैक होती रहती करके है। हाँ जी वो कैविटेशन पैदा कर देते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो मुंह से बदबू आ रही होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम फ़ौरन जो है ना वो ब्रशिंग कर लेते हैं, जबकि ब्रशिंग का मकसद जो है वो फोत हो गया। क्योंकि ब्रशिंग का मकसद ये है कि टू डिसलॉज द फूड विच इज़ लॉज इन बिटवीन द टीथ, ताकि खुराक निकल जाए, बैक्टीरिया को खुराक ना मिले और वो एसिड अटैक ना करें, प्रोड्यूस हेलिटोसिस ना हो, बदबू ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से लोग करते हैं कि वो अगर उन्हें पहले ब्रश कर लिया है तो वो खाना खाने के बाद जो है ना वो कुल्ली कर लेते हैं। वो कहते हैं जो उससे भी काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। वाकई ऐसा है, लिख के ब्रश ही करना चाहिए हमें। ब्रशिंग के साथ अगर एडिशन एक और फैक्टर है, अगर आप फ्लॉस कर लें, अगर कोई रही सी आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट कि आप वो खाना नहीं निकलता, तो फ्लॉसिंग इज द अदर फैक्टर। फ्लॉसिंग जो है ना वो बेहतर साबित हो सकती है। हम लोगों का बड़ा फोकस होता है कि हमने कौन सी टूथपेस्ट का यूज़ करना है या नहीं करना। हम लोग ब्रश पे नहीं देखते हैं, ब्रश पे फोकस करना चाहिए, कौन सा हमें यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है, या हमें टूथपेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहली बात तो आपने ब्रशिंग और उसका कहा कि कुल्ली कर लेता तो इक्वल है, ऐसा नहीं है। ब्रशिंग का मकसद ये है कि जो खुराक फंस गई है दांतों के दरमियान में वो आप उससे निकाल दें, और पर्टिकुलरली जहाँ पे दांत टेढ़े मेढ़े हैं वहाँ तो इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ब्रशिंग के बावजूद आपका खाना नहीं निकलता, तो खाली कुल्ली उसको कैसे कंपनसेट करेगी। तो उसके लिए तो आइडियल ये है कि फ्लॉसिंग मस्ट बी डन, ताकि वो जो खाना फंसा हुआ है वो उसमें से निकल जाए। और दूसरी बात ये है कि ब्रशिंग जो है ना वो 2 दफ़ा तो मस्ट करनी चाहिए। रात को तो समझ लें कि बाय ऑल मीन्स आपने करके ही सोना है, कुछ भी हो जाए रात को आपने ब्रशिंग किए बगैर नहीं सोना, क्योंकि आफ्टर टेकिंग मील विद इन 15 मिनट्स जो है ना ये डिके प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रशिंग का मकसद ये है कि जो खाना फंस गया उसको आप निकाल दें। मुंह के अंदर लाखों किस्म के जरासीम हैं, खाना भी वहीं पे है, बैक्टीरिया भी वहीं पे है, वो सारी रात उसको एक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो रिपीटेडली अटैक करते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो मुंह से बदबू आ रही होती है, उसको ओवरकम करने के लिए हम ब्रश कर लेते हैं। और दूसरा ये कि नाश्ते के बाद ब्रश करें, पहले नहीं। अगर रात को आपने ब्रश करके सोए हैं तो फिर सुबह उठ के आपको फ्रेशनेस फील होएगी, फिर आप नाश्ता करें और नाश्ते के बाद, ताकि उसका जो मकसद है अचीवमेंट वो आप लेने उसका। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि टूथपेस्ट के साथ देखें, टूथपेस्ट आप वो इस्तेमाल करें जिसमें डबल फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है या सोडियम मोनोफ्लोराइड, कोई भी हो वो आप कर लें, लेकिन 2 से 4 घंटे के बाद इसका न्यूट्रलाइज हो जाती है टूथपेस्ट का इफेक्ट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ टूथब्रश यू मस्ट यूज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रश का ये है कि शुड नॉट बी हार्ड, सख्त ना हो, सुपर सॉफ्ट ले लें, नंबर 1। दूसरा ये इट शुड बी कॉन्ट्रा एंगल इन नेचर, क्योंकि हमारा जॉ जो है ना प्रीमोलर पोस्टीरियर पे जाके ये टेढ़ा हो जाता है स्लाइटली। अगर आपका ब्रश बड़ा है, मोटा है, जिसमें 5-5, 6-6 रो हैं और वो सीधा है, तो वो तो सीधा चले जाएगा, वो तो मूव ही नहीं करेगा, पोस्टीरियर दांतों की प्रॉपर क्लिनजिंग ही नहीं करेगा, तो वो तो यूजलेस हो गया ना आपके लिए। इसलिए वो लें जो कॉन्ट्रा एंगल है और जिसमें रोज़ कम है 3 से, ताकि वो लास्ट दांत तक चला जाए वो। और दूसरा ये होता है कि ना पेशेंट पूछते हैं ना हम बताते हैं कि कब तक ब्रश इस्तेमाल करना है। हाँ। एक तो ये कि हार्ड इस्तेमाल ना करें, सुपर सॉफ्ट ले लें। और मेन ये होता है कि जब उसकी ब्रिसल्स अवर्ट हो जाएं, टेढ़ी हो जाएं, तो उसको आप चेंज कर लें। कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं अगर आप। और ब्रश आपने उस पर प्रेशर नहीं डालना ब्रशिंग करते वक्त। और टेक्निक जो है वो आप अप एंड डाउन कर लें, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं। रोलिंग भी अगर आप बैटरी ऑपरेटेड कर रहे हैं तो जस्ट होल्ड इट, वो खुद ही चलता है और आपकी वो क्लिनजिंग हो जाती है वो, तो वो आप इस्तेमाल कर लें उसको। और जब ये उसकी टेढ़ी हो गई हैं या वो एक आते हैं उसके अंदर लाइंस लगी होती है ब्लू कलर की, जब वो शेड अवेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसका रंग इसका मतलब ना हो, यू मस्ट चेंज द ब्रश। सो रोल ऑफ ब्रश इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टूथपेस्ट के आपने कौन सी यूज़ करनी है। अच्छा, दूसरा स्केलिंग बहुत से लोग कराने जाते हैं या पॉलिशिंग बहुत से दांतों को कराने जाते हैं कि जी कीड़ा लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा पीले होते जा रहे हैं हमारे दांत, तो हम उसको ठीक कराएं। तो वो कौन लोग करा सकते हैं, कब कराने चाहिए, कितनी सेटिंग करानी चाहिए? और उसके बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है लोगों को और उसकी भी शिकायत करते हैं, तो ये क्या होता है? देखें, स्केलिंग तो हर इंसान को जिसके मुंह में दांत हैं
वो ज़रूर करवानी चाहिए उनको, ठीक है। और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग जो स्मोकर्स हैं, क्योंकि स्मोकर्स में तो बाहर की दुनिया में भी कहते हैं जी हर 3 से 6 महीने के बाद आप ज़रूर कराएं। ओके। और जो आप बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी की, आजकल तो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अब उसमें हम सिर्फ दांत को टच करते हैं और वो वाइब्रेट करता है, और वो जो पत्थर होते हैं या जो कुछ हैं, इट कम्स आउट, वो टूट के फ्रेगमेंट्स की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। अब जिनके बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड और हाइजीन होती हैं, मुंह में पत्थर बहुत ज़्यादा जमे होते हैं, वो जब बाहर निकलेंगे तो सेंसिटिव एरिया इज एक्सपोज विच वाज हिडन अंडर द प्लैक, या उस पत्थर के नीचे। अगर आप पॉलिशिंग नहीं करेंगे तो रीडेपोजिशन वेरी क्विक। ओके। पॉलिशिंग मस्ट बी डन आफ्टर स्कैनिंग, नंबर 1। और दूसरी बात है कि कई हमारे यहाँ पे एक विजिट में, सिंगल विजिट में करवा लेते हैं जी, हमारे पास टाइम नहीं है और पट्टी बाहर जाना है, हाँ, उसमें सेंसिटिविटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप आइडियल तो ये है कि इसको कम से कम 3 विजिट्स में करवाएं, एक में लोअर में कर लें, एक में अपर में करें, फिर पॉलिशिंग जो वो मस्ट करें ताकि रीडेपोजिशन ना हो। अदरवाइज देखें ना, खुरदरी जगह होगी तो फूड अक्यूमुलेट बड़ी इजीली हो जाएगी, तो जहाँ से आप चले थे वहीं पे आप पहुँच जाएंगे। तो इसलिए पॉलिशिंग मस्ट बी डन आफ्टर स्केलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, पॉलिशिंग और वाइटनिंग अलग अलग चीज़ें हैं दोनों? जी, दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स। वाइटनिंग जो है वो तो लाइक ब्लीचिंग है, जैसे आप कपड़ों में वो ब्लीच एजेंट डालते हैं, उसमें वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में आती है, वो तो लेज़र के साथ आप 1 आवर का प्रोसीजर होता है। अच्छा। तो उसमें आप 2-3 सेगमेंट्स में करते हैं तो वो हो जाता है। जो आपकी ये पॉलिशिंग है, ये तो हम यू कैन गेन द ओरिजिनलिटी, जो अल्लाह ने बनाया हुआ एक कलर, उसमें हम वी कैन नॉट चेंज द कलर। इसमें पॉलिशिंग में, स्केलिंग में हम कलर उसका चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। तो ओरिजिनल है उसका, वो स्मूथ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। ब्लीचिंग से यू कैन चेंज द कलर, वो आप देख लेते हैं 1-2 सेगमेंट में वो आपके वाइट हो जाते हैं उसमें वो। लेकिन वो कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? क्योंकि अब बहुत से लोग इस साइड पे भी जा रहे हैं कि हम लोग हमने देखा है, करा लें हाँ, जाके। प्रैक्टिकल फील्ड में हमने देखा है 2 तरह के लोग जो है ना ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। एक वो दुल्हन जिनकी शादी हो रही होती है और दूसरा वो जिनका मीडिया से ताल्लुक होता है, जैसे आप लोग हैं, जैसे वो कहते हैं जी हमने आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो दांत परमानेंट हो, दे आर मोर कॉन्शियस। अच्छा। अदरवाइज नॉर्मली लोग इतना ज़्यादा नहीं होते। लेकिन मैं वो पूछ रही हूँ, कराने चाहिए कि नहीं कराएं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसमें वो पाया जाता है, क्योंकि वाइटनिंग कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन ये जो भी है वो पाया जाता है, तो उसकी वजह से तो सेंसिटिविटी या उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं आ सकते? देखिए, वो जितना नीट एंड क्लीन होगा, मिरर साफ होगा, उस पर हल्का सा भी आएगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर तो आप स्मोक ये क्या कहते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। स्टेन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, यहाँ तो फिर आफ्टर टेकिंग एवरी कप आप उसको कम से कम ब्रश तो कर नहीं सकते, आप रिंस से कुली फिंगर से आप उसको साफ करें, फिर आपको इस तरह की एहतियात करनी पड़ेगी, ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। हमारी आज की डिस्कशन इसलिए थी कि आपको पता चले कि आपके दांत कितने इम्पॉर्टेंट है, उनकी हाइजीन का ख्याल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक तो आपकी जेब पर भारी भी ना पड़े कि आपको इतने ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, और फिर ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, और अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर नहीं करेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, तो वो एक दांत के साथ बाकी दांत भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ओरल हाइजीन का खास करके ख्याल रखें। डॉक्टर आसिम फारूकी, डेंटल सर्जन, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आसिम, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और हम लोग ओरल हाइजीन पर बात कर रहे थे, दांतों की सेहत पे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से। और शहर लाहौर में बिजली चोरी मुहिम इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर लेस्को टीम्स मुतहरिक हमें नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी जानिब तस्वीर का रुख ये भी है कि आवाम की जेबों से जायद बिल्स की वसूली भी की जा रही है, यानी बिजली चोरी की रोकथाम के साथ साथ आवाम को भी रगड़ा लगाया जा रहा है। मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन लेस्को दफातर में आवाम चक्कर लगा रही है बेचारी कि किसी न किसी तरह हमारे बिल्स कम हो जाएं, और दूसरी जानिब लेस्को को नए मीटर्स और स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा कमी का सामना, और हमारा लेस्को का निज़ाम भी काफ़ी पुराना हो चुका है और सामान भी जो आउटडेटेड होने के बावजूद ताहाल यूज़ किया जा रहा है। तो जनाब, तरसीलाती निज़ाम जिसके मुतालिक तवील अरसे से हम लोग सुनते आ रहे थे कि अब इसे अपग्रेड कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें भी बेहतरी के कोई आसार हमें नज़र नहीं आए हैं। तो ये जितनी भी रुदाद मैंने आपको सुनाई है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है, इस पर ही हमने बात करनी है। और अवाम की सहूलियात के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। बिजली चोरी मुहिम इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ जनाब कार्रवाइयाँ की जा रही है, और इससे कितना फ़र्क पड़ा है।
गर्मियों में हमने देखा था कि जनाब बिल इतने आ रहे थे कि हर कोई परेशान था। अब चूंकि सर्दियां आ चुकी हैं, बिल के ऊपर थोड़ा सा जब हाथ है ना वो हौला रखा गया है। अब गैस की बारी आ गई है, अब उसके बिल आपको ज़्यादा आएंगे। तो जानते हैं कि ये जो मुहिम शुरू की गई है इसका कितना फ़ायदा हुआ है। दूसरा जो मीटर्स हैं उनके वाले से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम मीटर की जनाब एप्लीकेशन भी देते हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, स्टाफ की भी कमी है। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ मियां नुमान साहब हैं, डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेस्को के। हाफिज़ साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके साथ नुमाइंदा लाहौर में राना फहद ने भी हमें ज्वाइन किया है। फाज साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। हाफिज़ साहब सबसे पहले आप ही से बात करूँगी बिजली चोरी मुहिम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मेरे ख्याल से कि ये शुरू करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली चोरी हो रही थी और उसकी वजह से आम आदमी के ऊपर भी बहुत बोझ पड़ता जा रहा था और बढ़ता भी जा रहा था। इससे कितना फ़ायदा हुआ है आप लोगों को या हम लोगों को भी बेसिकली? देखिए, बिजली के ख़िलाफ़ जो मुहिम है ये तो पहले से चल रही थी और बिजली चोरी के ख़िलाफ़, और ये एक बहुत बड़ा मेहनत से हम समझते हैं, एक बड़ा ज़्यादती है कि वो लोग कुछ लोग जो बिल दे रहे हैं और कुछ लोग जो बिल्कुल बिल नहीं दे रहे, फ्री में बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली जो बोझ है उनके ऊपर पड़ता है जो बिल दे रहे होते हैं। और आपको शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे टेक्निकल मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इंतहाई खिलाफ अखलाक और खिलाफ शरा और खिलाफ कानून ये एक अमल चल रहा था। अगरचे लेस्को की डोमेन के अंदर ये उस लेवल पे नहीं है जैसा कि सेप्को में, कैस्को में या जो बाकी बहुत सारे डिस्कोज हैं जहाँ पर लाइन लॉसेज और थेफ्ट की रेशो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने महसूस किया कि 2 से 3% तकरीबन ये टोटल का अगर हम लगाएं तो ये थेफ्ट की एक रेशो बनती है। अच्छा। क्योंकि हमें लाइन लॉसेज जो हमारा एनालिसिस होता था वो बताता था। तो उसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन है ये पहले से चल रही थी, लेकिन मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में इसको प्रॉपर कैंपेन की और एक मुहिम की शक्ल में फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है और उसके बड़े खातिर खा रिजल्ट निकले हैं। बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जो बिजली चोर हैं उनको डिटेक्ट किया गया है जहाँ जहाँ पर, क्योंकि लेस्को की डोमेन में रूरल एरिया भी बहुत बड़ा आता है और अर्बन एरिया भी बहुत बड़ा। 5 अजला हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी उकाड़ा है, कसूर है, लाहौर है, शेखुपुरा, ननकाना। यानी एक तरफ आपकी हमारी बाउंड्री जो है ना वो फैसलाबाद तक है, एक तरफ से साहिवाल तक है। तो आप देखेंगे बहुत बड़ा रूरल एरिया, देहात हैं, ट्यूबवेल्स हैं, विलेजेस हैं और सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं और जो तहसीलें हैं, ये वैरायटी है। तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं और 64 लाख के लगभग जो कनेक्शंस हैं जो कि लेस्को ने दिए हुए हैं। अब उसके अंदर जो अभी तक की जो फिगर्स हैं तकरीबन 23 से 24 हज़ार जो FIRs हैं वो इंदराज हुई हैं। 10 से 11 हज़ार लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस हवाले से हमने ये अभी जो एनालिसिस किया है, लेटेस्ट एनालिसिस ये है कि 70% तक हमने थेफ्ट के मामले पर अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया। ठीक है, 70%, ठीक है। और इसके नतीजे में 2 कैंपेन्स चली। एक तो जो चोरी के जो लोग चोरी कर रहे थे और जो थेफ्ट के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, एक उनसे जो रिकवरी हुई वो भी बिलियंस के अंदर है। और एक हमने मुहिम चलाई कि जो डेट डिफ़ॉल्टर्स हैं, यानी तकरीबन 40 बिलियन के लगभग के वो डिफ़ॉल्टर्स हैं जो कि बैड डेट्स में जा चुके हुए हैं और उनसे रिकवरी का मैकेनिज़्म कोई नहीं बन रहा था। तो वो भी तकरीबन कोई 9 to 10 बिलियन रुपीज़ की तो वो रिकवरी हुई है। तो यानी 2 जगहों पे पैरेलल हमने इसको हमने रिकवरी की है। और इसके नतीजे में ये हुआ है कि बड़े बड़े विलेजेस ऐसे थे कि जो कि जहाँ पर 70-80% चोरी थी, उनको ब्लॉक किया गया। और उनको जब हमने उनके ट्रांसफार्मर उतारे फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन करवाई गई। अभी जो आपने बताया कि मीटर की जो शॉर्टेज है वो इस वजह से भी थोड़ी सी आई कि हज़ार की तादाद के अंदर वो जनरेट हुई है एक रिक्वायरमेंट नए कनेक्शंस की कि जो लोग चोरी से तौबा करके अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ गए हैं। अच्छा। और वो कहते हैं जी हमारे मीटर लगाएं, हम हुकूमत पाकिस्तान को हम इंशाल्लाह ताला बिल अदा करेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो रिकवरी की गई है, जैसे आपने कहा कि 2 साइड से रिकवरी और अच्छी खासी माशाल्लाह की गई है, तो इससे एक आम आदमी को, मतलब अगर मैं हूँ या मेरे जैसे यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनको इसका फायदा होने वाला है जो रिकवरी की गई है? बिल्कुल होगा फायदा। देखें अल्टीमेटली अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मुहिम चल रही है, सिर्फ लेस्को की डोमेन नहीं चल रही। और तकरीबन अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 40 से 50 अरब रुपया तकरीबन रिकवर हो चुका है पूरे पाकिस्तान के। अगर आप अक्रॉस पाकिस्तान देखें, तमाम डिस्कोस का डेटा देखें, शायद इससे भी शायद ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा जो एरियाज़ हैं हमारे, अगर 1% भी अगर हमारी चोरी होती है तो इसका मतलब है कि 6 बिलियन सालाना 1%।
1% मीन 6 बिलियन। तो अगर जहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर 20% है, हाँ जी, जहाँ पर 30% जिन इलाकों में है, यानी अगर हम बहुत सारे अपना, चूँकि हमारी एक भाई बंदी है और हमारे अक्रॉस एक जो अपना जो इंटर प्रोविंशियल हमारी हारमनी है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं हमारे KPK के, बलूचिस्तान के, सिंध के, कि जहाँ पर हमारी थेफ्ट की रेशोज जो हैं वो हॉरिबल हैं, हॉरिबल और अनएक्सेप्टेबल हैं। तो अल्टीमेटली वो बोझ किस पे पड़ना है? उन लोगों पे पड़ना है जो बिल पे कर रहे हैं, क्योंकि जब टैरिफ का तयन होता है तो टैरिफ का तयन तो जाहिर है फिर जो बिल पे कर रहा होगा उसके ऊपर सारा बोझ डल जाएगा, क्योंकि आपने जो कंपनीज को पे करना है, आपने IPPs को पे करना है, आपने सर्कुलर डेट क्लियर करना है। तो वो जो एक फार्मूला है कि एक तरफ से रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रही, एक तरफ से रिकवरी हो रही है, तो टैरिफ का तयन जो है वो तो आपने उस अमाउंट के मुताबिक करना है कि जो आपने पे करनी है। तो अल्टीमेटली फिर आपको टैरिफ ऊंचा रखना पड़ेगा। यानी अगर आज आप 100% चोरी पे काबू पा लें, आप लाइन लॉसेस पे काबू पा लें, तो अगर आज 40 रुपीज़ का टैरिफ है, ये आपका 20 रुपीज़ पे आ सकता है। तो अल्टीमेटली इससे फायदा ही लोगों को आम फायदा आदमी होगा। को जी हाँ। फायदा पहुंचेगा। अच्छा, जिस तरह फाज साहब, हाफिज साहब बता रहे थे कि बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है, उसके मुस्बत असरात भी हमारे सामने आ रहे हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, लेकिन जो बड़ी मगरमच्छी हैं, जो इंडस्ट्रीज, जो बाकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जिन्होंने कुंडे लगाए हुए होते हैं, जिन्होंने बिजली चोरी कर रहे होते हैं बड़े पैमाने पर, उनको हाथ लगाया गया है, उनको पकड़ा गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, सूरत हाल ये है कि जो बात आप साहब ने बताई है वो बिल्कुल ठीक है। मामलात इस वक्त ऐसे ही हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ जो है ना भरपूर मुहिम चल रही है, और जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो कुंडे नहीं लगाती, वो टेक्निकल तरीके से बिजली चोरी करती है। बेसिकली उन्होंने वो सॉफ्टवेयर ऐसे लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे ले आए हैं कि वो सॉफ्टवेयर के जरिए बिजली चोरी करते हैं, और उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मगर चूँकि इस वक्त जो लेस्को के पास स्टाफ की भी शदीद कमी है जी। और दूसरा इतने टेक्निकल लोग अब रहे नहीं, काफ़ी रिटायर्ड हो चुके हैं। जो टेक्निकल लोग थे, जो MNT इनका सेक्शन था, उसमें से बहुत लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, नई भर्तियाँ नहीं हो सकी गुज़िश्ता कई साल से, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और ये बिजली चोरी मुहिम जो है वो सिर्फ 2, 4, 5 दिन की नहीं होती। जो सूरत हाल है, मैं आप साहब इस चीज़ को एग्री करेंगे कि जो पिछले 8 माह में अवामी सहूलियात के लिए जो काम किए गए थे, इन्होंने खुली कचहरियाँ लगाई, बड़े मामला, लोग आते रहे, हम कवर करते रहे, लोगों के बड़े मसाइल हल हुए। अब वो क्या हुआ है, वो सारा शायद बैक गियर लग। अब देखें, गैर ज़रूरी मीटिंग्स और जो ये जो मामला था ना, इनकी वजह से अवाम परेशान है जी। अफसरान तो आपको दफातर में मिलते ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप SDOs की बात करें तो रात को एक सेक्रेटरी साहब की मीटिंग होती है, उसके लिए सबसे पहले SDOs जो हैं वो 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे अपने स्टाफ की मीटिंग लेते हैं। उसके बाद 5 बजे जो है वो एक्सीन्स की मीटिंग होती है। अच्छा। तमाम एक्सीन्स अपने तमाम SDOs को और स्टाफ को लेके बैठ जाते हैं और उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद 6 बजे जो है वो SC की मीटिंग होती है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की। वो पूरे सर्कल की मीटिंग करते हैं, उसमें तमाम एक्सीन्स, SDOs और ROs शामिल होते हैं, DCM शामिल होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद 8 बजे जो है वो मीटिंग चलती है CO साहब की, पहले सेक्रेटरी उसकी CSD की मीटिंग चलती है, उसके बाद CO की मीटिंग होती है। वो CO जो हैं वो तमाम SCs की, एक्सीएंस की और SDOs की मीटिंग लेते हैं और उनमें उनकी रिकवरी पूछते हैं, क्या किया आपने, क्या सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद 9 बजे जो है वो सेक्रेटरी की मीटिंग शुरू हो जाती है। 9 बजे से 11 बजे तक सेक्रेटरी की मीटिंग जारी रहती है। और अफसरान इस वक्त ये सूरत हाल है उनकी, वो कहते हैं कि भाई हम इतने ऑक्यूपाइड हैं कि हम किसी आम सारिफ को, साइल को मिल ही नहीं सकते। ये सूरत हाल है। जिस बंदे ने रात को 10 बजे 11 बजे तक मीटिंग में बैठना, उसके बाद 12-1 बजे उसने घर जाना है, सुबह फिर उसने 9-10 बजे दफ्तर होना है, और फिर यही सूरत हाल है। यही इसी तरह चलता है। देखें, बिजली चोरी और रिकवरी कैंपेन पूरी दुनिया में चलती है, सारी दुनिया चलाती है इन मुहिम को, मगर ये और चल रही होती है बाकी कामों ये के और साथ अवामी साथ। सहूलियात पैरेलल चलती हैं। इस तरह नहीं होता कि आप इसके पीछे पड़ जाएं और इनको और बाकी चीजें जिनके जो है ना लिए ये वो कहीं काम कर पीछे रहे हैं रह आप जाएं, उनको बिल्कुल। आप छोड़ दें। यानी कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1.5 माह से 2-2 माह से लोगों के काम ही नहीं हो रहे। किसी ने नया कनेक्शन लगाना तो उसका विजिट ही नहीं हो रहा। इवन कि ये सूरत हाल है कि जो तमाम फील्ड स्टाफ है वो अफसरान के चक्कर में लगा हुआ है, भागम भाग, ठीक है। हर बंदे को 2 FIRs दर्ज करवाने के अहकामात जारी हैं, और वो चाहे जो मर्जी हो जाए, उसने करानी। हाँ जी, आपको बिजली चोर मिलता है या नहीं मिलता, आपने 2 FIR दर्ज करानी है। अच्छा। और वो होता ये है कि वो जिसका मीटर खराब है उसको पड़ जाती हैं, जिसका वो जो बंदे का जिसका सर, ये क्या सुन रहे हैं हम हल्की सी तार किसी की
किसी की हल्की सी तार खराब है ना, हाँ। उसको भी बिजली उसको- चोरी के चक्कर में रगड़ा नहीं, जा मैं रहा है। इसमें- सर ये पूछ रहे सर ये कैसी सिचुएशन आ गई है? अच्छा नहीं, मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि बिलाशुबा ये बात जो फ़हद की इस हद तक ठीक है कि चूँकि एक कैंपेन की सूरत में बड़े ज़ोर और शोर से आगाज़ किया गया था और ये कोशिश की गई थी कि ये जो थेफ्ट का इशू है जिसके अंदर अरबों खरबों रुपया जो एक्सचेकर का ज़ाया हो रहा है और पब्लिक मनी है और लोग जो फ्री इंजॉय कर रहे हैं वो अपना दे आर क्रिमिनल्स और उनके साथ क्रिमिनल का सलूक किया जाएगा और क्रिमिनल अंदाज में ही ट्रीट किया जाएगा। इसलिए उनके ऊपर FIR, इसके अंदर हुकूमत पंजाब पूरी ऑन बोर्ड है। ठीक है। IG पंजाब ने बड़ा वाज़े ऑर्डर दिया हुआ है, पुलिस साथ होती है। वो तो एक बड़ा अच्छा एक हेल्दी मैं समझता हूँ एक कैंपेन है। लेकिन इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पैरेलल जितने भी शोबाजात हैं जो पब्लिक फैसिलिटेशन के शोबाजात हैं, जिसमें न्यू कनेक्शंस हैं, जिसमें डिफेक्टिव मीटर्स की रिप्लेसमेंट है, जिसके अंदर इंसुलेटेड वायर्स की इंस्टॉलेशंस हैं, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर्स लगने हैं, LT प्रपोजल्स हैं और जो कि एक हमने बड़े ज़ोर शोर से एक शुरू किया था सिलसिला। और असल चीज़ क्या है कि पब्लिक के जो मामलात को एड्रेस करना और आम आदमी की सहूलत और हमारे अफसरान जो हैं वो आम आदमी के लिए अवेलेबल हों। तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ था, लेकिन हमने उसको दोबारा मेरी गुजारिश सुन लें, वहाँ पे अफसरान ही नहीं मौजूद होते। नहीं वो उसमें हमने क्या किया है कि अब हमने इसको दोबारा हमने इंश्योर किया है कि एक तो ये है कि वो उसी अंदाज के अंदर सहूलियात लोगों को मुहैया होंगी और अफसरान भी मौजूद होंगे। दूसरा जो इंडस्ट्री की बात हुई तो इंडस्ट्री का बहुत एक छोटा एलिमेंट है जो कि खुदा ना खासा थेफ्ट के अंदर है। मेजर जो इंडस्ट्री है वो तो आपको जो मैक्सिमम रिकवरी ही इंडस्ट्री से है। अच्छा। आपको डोमेस्टिक से है या आपको इंडस्ट्री से, मेजर इंडस्ट्री को बड़े कनेक्शन ही उनके हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे थे कि जहां पर हमें ओवर बिलिंग और थेफ्ट की दोनों की पैरेलल शिकायत थी। वहां पर हमने क्या किया है कि हम AMI मीटर्स लगा रहे हैं 70,000 के लगभग AMI जो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सेंट्रल कंट्रोल रूम से इंटीग्रेटेड एक पूरा निज़ाम होगा, जिससे क्या होगा कि वो जब मीटर लग जाएंगे तो मीटर रीडर की इंटरवेंशन ज़ीरो हो जाएगी, कोई उसको हैक नहीं कर सकता, कोई उसमें ओवर बिलिंग का चांस कोई नहीं, और हर लम्हा जो रिकॉर्डिंग है आपके जो यूनिट्स की वो आपके सेंट्रल कंट्रोल रूम के अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद होगी और सेंट्रल कंट्रोल रूम से बिल जनरेट होगा। हमने इस वक्त तक तकरीबन अब शेरा कोट के इलाके में जो बंद रोड का इलाका है जहाँ पर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, तकरीबन 5,000 के लगभग हमने कनेक्शन लगा दिए हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकला है कि वहाँ से बिल्कुल अब एक अमन व अमान हो गया है। ओवर बिजली की शिकायत भी खत्म हो गई हैं, चोरी चकारी की शिकायत भी। इसी तरह लेकिन सर बिजली चोरी ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदा एक फर्द ना अकेला कर ले। लेस्को के मुलाजमीन उसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अगर बिजली चोरी करना चाहूँ तो किसी को अपने साथ ना मिलाऊं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कहीं ना कहीं मुलाजमीन भी शामिल होते हैं। तो क्या उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है? बिल्कुल किया गया है आइडेंटिफाई बिल्कुल किया गया है, और आपने देखा होगा, आपका मीडिया भी बता रहा है, तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग हैं जो कि सस्पेंड हुए हैं, कुछ लोग टर्मिनेट हुए हैं। इसमें हर किस्म के ऑफिसर्स हैं, इसमें SDO लेवल, इसमें लाइनमैन, इसमें जो भी मुलव्वस पाया जा रहा है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन हो रहा है। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। बाकी जो जहाँ पर अवामी सहूलियात की बात फ़हद ने की है, मैं समझता हूँ कि इन सहूलियात को बढ़ना चाहिए। अब हम क्या लेटेस्ट हमने क्या किया है कि हम बिल्स के ऊपर जो फ़ोन नंबर लिखा होता है वो नॉर्मली पहले लिखा होता था SDO का। अब SDO अवेलेबल हर एक बंदे के लिए नहीं होता, वही उठा सकता भी नहीं है ना, क्योंकि वो इतने काम होते हैं कि वो आम आदमी की या 5-6 हज़ार कॉलेज तो नहीं उठा सकता वो डेली। तो हमने क्या किया है कि अब हमने ये अपना BOD ने रिजॉल्व कर दिया है कि उसके ऊपर कंप्लेंट सेंटर के हमने नंबर लिखने हैं, और कंप्लेंट सेंटर्स हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सर्कल लेवल पे भी कायम कर दिए हैं। हमने लेस्को हेडक्वार्टर के अंदर भी बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्लेंट सेंटर कायम कर दिया है। एनी टाइम 24 घंटे वो कंप्लेंट सेंटर ओपन है, और कॉल्स की बुनियाद पे ऑटोमेटिकली वो कॉल कन्वर्ट हो जाएगी हमारे मुतल्लिका ऑफिसर को। फहद, एक जो उन्होंने कहा भी FIR वाला प्रॉब्लम, एक तो वो भी बता दें कि 2 उन्होंने हर हाल में करनी है, वो तो बेचारे फिर डोमेस्टिक लेवल के लोग भी उसमें फंसते जा रहे हैं। नहीं, उसके अंदर अभी तक वो बात ठीक है। देखें, वो एक टारगेट्स, जब आपने काम लेना होता है तो आपने कुछ चीज़ें टारगेट देने होते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी FIR का हमारे इल्म में नहीं आया कि जो कि अपना यानी गलत FIR दर्ज की हो, क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिक्वायर होता है।
FIR ऐसे दर्ज नहीं, आपको पता है कि थाने वाले FIR दर्ज नहीं करते आराम से। जी जी बिल्कुल, वो हमें पता है। बड़ा कॉन्क्रीट एविडेंस, अगर कॉन्क्रीट एविडेंस है और उस पुलिस साथ जाती है, मौके पे पकड़ती है, मौके पे उसकी वीडियोस बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं सारे। क्या कहेंगे सर? ये बेसिकली मादर के साथ ये आपको बताया जाता है कंक्रीट एविडेंस ऐसा कोई मामला नहीं है। इस मुहिम में जो सूरत हाल चल रही है, वो ये पुलिस को जो भी लिख के दे देते हैं ना, पुलिस उसी वक्त FIR उसकी दर्ज करती है, पुलिस चेक भी नहीं करती। अच्छा। और मेरे पास वैसे अगर मैंने बात की है तो मेरे पास इसके ऑथेंटिक प्रूफ भी हैं। अब वो मुझे प्रोवाइड करें। जी जी मैं आपको देता हूँ अभी। एक FIR हुई है, हाँ जी बिल्कुल ले, एक FIR हुई है, उसमें MNT की वो बंदा जेल भी रह के आ गया, वापस भी आ गया। अच्छा, उसके बाद MNT की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर कोई बिजली चोरी नहीं थी, मीटर बिल्कुल मतलब वो जेल काट के आ गया है वो बेचारा, उसके खिलाफ FIR भी हो गई है। रह गया है बंदा। इक्का दुक्का वाकयात नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मगर हैं बड़ा केयरफुल होना चाहिए, लोगों को डिसग्रेस तो नहीं करना, लोगों की पगड़ियां तो नहीं उछालनी, बिल्कुल लोगों को बेइज्जत तो नहीं करना। ये उम्मीद कर सकते हैं हाफिज साहब की बेहतरी की कोशिश की जाए, बेहतरी लाई जाए, तब्दीली लेकर आई जाए इन तमाम तर चीज़ों में, और जो स्टाफ की किल्लत का सामना हमने करना पड़ता है उसके ऊपर भी काम किया जाए। हाफिज मियां नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। राना फहद ने भी हमें ज्वाइन किया था। फहद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारे नफ्सियाती, जज्बाती और समाजी हालात हमारी ज़हनी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और ये हमारे मुख्तलिफ मामूलात पर असरअंदाज होने के साथ साथ ना सबसे ज़्यादा ज़हनी सेहत को ही मुतासर करते हैं, और हम ज़िंदगी के चैलेंजेस से निमटने के दौरान कैसा महसूस करते हैं, सोचते हैं या अमल करते हैं, इसका इस बात पर भी इफ़ेक्ट होता है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी पर पड़ने वाले जो तनाव हैं उसको संभालते हैं, और क्या हम इसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। और हम रोज़ाना दर्जनों अफराद के साथ मिलते हैं, उनसे मेल जोल के साथ मुख्तलिफ फ़ैसले किए जाते हैं। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हमें ज़िंदगी का पता चलता है। हम प्रेशर में भी आते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं कभी कभार। और बचपन और जवानी से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक हमारी जो दिमागी सेहत है ना, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपनी ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो देनी चाहिए। आजकल के दौर में हमें इन चीज़ों की फहरिस्त बनानी चाहिए जिनके लिए मैं या आप खुश हो सकते हैं। मुस्बत चीज़ों को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनसे दूर रहना सीखना चाहिए। जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियां आ रही हैं उनको कबूल करना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं ना, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप भी करती हैं और हमारी मेंटल स्टेट को बरकरार भी रखती हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जनाब हम किस तरह अपनी मेंटल स्टेट को, और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जनाब मर्द हज़रात जो हमारे घरों का जो हमारे घर को सरपरस्ती दे रहे होते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, उनकी मेंटल स्टेट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं माशरे की तरफ से भी, घर की तरफ से भी। तो उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए सैयद हमजा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हमजा साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी मुनीबा आपको बुलाने का प्रोग्राम में। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट हमजा साहब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं उनके लिए, कि उनकी सेहत, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल किस तरह हमें रखना चाहिए। कहा जाता है कि जनाब मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द रोता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो भी, तो उसको भी दर्द महसूस होता है, वो भी जहनी तनाव का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसको किस तरह हमें हैंडल करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो आपने एक बात बड़ी अच्छी आपने की कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा दर्द मर्द को ही होता है। बेसिकली एक घर की जो आपकी गाड़ी है पूरी एक चला रहा है, वो बेसिकली एक मर्द का ही काम है, उसको चलाना है। बाहर धूप है, छाँव है, कारोबार अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, इन सब हालात को मर्द ने ही देखना है, उसने लेके अपने घर में आना है। और जब उसको घर का एनवायरनमेंट उस तरह का मिलना है जैसा बाहर मिल रहा है उस बेचारे को, तो ज़ाहिर बात है वो एक स्ट्रेस में, एंजाइटी में, मेंटल इलनेस में आएगा। अब मेंटल इलनेस जो है, या हमारा एक जो दिमागी इसमें हम इसमें चल रहे हैं कि लेके चलते हैं लोगों को, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वहम है, डिमेंशिया है, बेसिकली एक लफ्ज़ कह दीजिए ना, मेंटल इलनेस है। हाँ। अब मेंटल इलनेस में बेशुमार बीमारियाँ आ जाती हैं, उसमें बाइपोलर डिजीज़ भी आ जाता है, शिज़ोफ्रेनिया है, वहम है, उसके बाद आपके डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं ना, तो उसको अब इसको जिससे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिन बीमारियों को हमने
देख के चलना है। बाज़ लोगों को जेनेटिक बीमारियाँ आ गई, या आपके जो हार्मोन्स ऐसे हैं, जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, वो बेसिकली इन चीज़ों को सबको सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं कि आपको उन चीज़ों को, आप प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मिसाल इसकी मैं देता हूँ, यहाँ एक गिलास गिरता है तो हो सकता है कि मैं उस गिलास से गिर जाऊँ और आप उस गिलास को उठा के संभाल के साइड पर रख दें। ये आपके नैरो मीटर्स होते हैं, छोटे नैरो सेल्स होते हैं दिमाग के, जो प्रेशर को बेसिकली रखते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये खौफ, परेशानी, वहम, एंजाइटी, जितनी भी हमारी चीज़ें, उसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को बेसिकली कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको बातों से, जिसको हम साइकाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो अद्वियात के साथ इसका इलाज किया जाता है। लेकिन कंडीशंस पेशेंट की सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि पेशेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसको हमदर्दी की ज़रूरत है, गुफ्तगू की ज़रूरत है, एक अच्छे साथ की ज़रूरत है। उन चीज़ों से तो हम मामलात को फौरी तौर पे या 1-2 दिन में हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, या कुछ हल्की सी मेडिसिन साथ दी जाती हैं। जैसे फ़ियर को आप ले लें, एक बंदे को लोगों से फ़ियर है, जैसे कैमरा के आगे आगे बैठे हैं, कैमरे का खौफ है, ट्रैफिक का खौफ है, किसी भी किस्म का खौफ है, तो उसके लिए निकलने का खौफ है, किसी से बात करने का बिल्कुल खौफ है। तो इन चीज़ों के लिए हम, जैसे होम्योपैथिक में 5 कतरे दिए जाते हैं, सिर्फ एक दवाई है हमारी, बहुत अच्छी एकोनाइट मेडिसिन होती है। आप वो दवाई के 5 कतरे दें, आपको 15 मिनट के बाद पेशेंट का ऐसा रिजल्ट मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि पेशेंट में कभी भी नहीं फील करेगा इसको किसी किस्म का खौफ था। मतलब वो जो खौफ है उसके वो खौफ अंदर खत्म हो जाएगा। ये 100% श्योर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जहाज़ में बैठने का शौक है, डर है, गाड़ी में बैठने से डर है, लोगों से मिलने का डर है, कैमरे का खौफ है, किसी किस्म का खौफ है, प्रेजेंटेशन का है, कंसंट्रेट कर नहीं कर पाते। तो ये जितनी भी मामलात हैं ये बेसिकली खौफ से रिलेटेड आ जाते हैं। इसी तरह मायूसी है, उदासी है, रोने के लिए दिल करता है। तो ये जब जैसे बड़ी ख़वातीन होती हैं 40-55 जिनको मेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनमें मूड सेविंग्स काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मेल हजरात में भी होती हैं, फीमेल में भी होती हैं। इसके लिए भी होम्योपैथिक बहुत सी अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे ये चीज़ें, आपकी मूड सेविंग्स जो हैं ये चेंज होती हैं और मामला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी बढ़ती जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, इनका भी इलाज है होम्योपैथिक में, इस दवाइयों के जरिए हो सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, होम्योपैथिक WHO रिकमेंडेड तरीका इलाज है और पूरी दुनिया में ये तरीका इलाज राइज है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़, वो चीज़ें वो इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन होम्योपैथिक के अद्वियात वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड हैं और एफिलेटेड हैं और WHO से रिकमेंडेड है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इसमें नींद का ना आना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, खौफ है, वहम है, शिज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर डिजीज़ है, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं इनका बेहतरीन ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको एडिक्ट भी नहीं करती। अब ये नहीं है कि आप एक बंदे को नींद नहीं आ रही रात को तो हम उसको एक दवाई दे रहे हैं अपनी कि जी 20-25 कतरे रात को पी लें आप सोने से पहले। तो ये नहीं कि पी के आप फ़ौरन उसके बाद आप गनूदगी में चले जाएंगे या नींद में चलेंगे। यू कैन ड्राइव, यू कैन वॉच TV, यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन जब आप सोना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी नींद आएगी उससे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, ये चीज़ इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जैसे हमजा साहब, हम क्योंकि मर्दों के हवाले से ज़्यादा बात करें, उनकी मेंटल स्टेट के हवाले से, तो मर्दों को कहा जाता है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो अपने इमोशंस अच्छे तरीके से जाहिर नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें रोना भी आ रहा होता है वो रो भी नहीं सकते हैं किसी के सामने, वो अग्रेशन शो करते हैं, वो मतलब ज़्यादातर इमोशनली वो स्ट्रांग होते हैं, तो वो इमोशंस उनको ना शो करने के कह लें कि इजाज़त ही नहीं होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ ने इस तरह की चीज़ें उनके साथ मंसूब कर दी होती हैं। तो क्या उनके साथ किस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, इन्वायरमेंट हमारा किस तरह का होना चाहिए, फिर जाके हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या होम्योपैथिक अगर हमने जानी है वहाँ पर जाना है तो उसके बाद जाते हैं। लेकिन क्या ये स्टेट ठीक है? एक मेंटली स्टेट को ये ख़राब भी तो करती है ना मज़ीद, अगर आप अपने इमोशंस को दबाई रखोगे बार बार। जी बिल्कुल, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे मुआशरे में बेसिकली जो लोग हैं ये अच्छे दोस्त और मुखलिस दोस्त नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयरिंग करते हुए आपको उसमें हमेशा हेजिटेशन होगी कि पता नहीं ये बंदा या तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा या फिर मेरा मजाक उड़ाएगा। तो जब आपको किसी भी तरह से एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, और हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ा अलमिया, ये कौम बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें अगर हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ आ जाए, बर्दाश्त। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में देख लें, उसमें बर्दाश्त का सबसे ज़्यादा अमल दखल है। जब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी चीज़ को टॉलरेट करेंगे थोड़ा सा, तो मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब आप बर्दाश्त की हद तक नहीं आएंगे, ट्रैफिक पे किसी को जगह नहीं देंगे, कुछ चीज़ें नहीं देंगे, मामलात में बेहतरी नहीं करेंगे, दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, तो आपके लिए नहीं। और दूसरा चीज़ में जो डिपेंड करता है मेल हजरात में, चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो काउंट करती हैं वो है हमारा लाइफ स्टाइल, कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो क्या चीज़ है।
और ये एंजाइटी और स्ट्रेस की बीमारी सबसे ज़्यादा जो शुरू होती है वो गट से शुरू होती है, आपके मैदे से स्टार्ट होती है ये चीज़, और इससे बड़ा इस चीज़ का अमल दखल है। फिर एक्सरसाइज हमारी लाइफ में नहीं है कि हमने सुबह उठ के वर्जिश नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, और सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, कि उसमें जो चीज़ें आप देख रही हैं, अब जैसे ही मेरा हाथ है मैं इसको जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा इसने काम नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरह दिमाग में वो चीज़ें कि आप जो चीज़ इसको आदत डालेंगे, यहाँ पर जैसे अगर परफ्यूम है, खुशबू है, तो मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मेरे अंदर खुशबू ही आएगी, और यहाँ पर अगर धुआं है, यहाँ पर कोई गंदगी है, तो मैं उस चीज़ को साथ लेके चलूँगा। ये डिपेंड करता है कि सारे दिन का आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है। तो इसलिए कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द अच्छा एक तो माहौल होना चाहिए और अच्छे लोग होने चाहिए, पॉजिटिव लोग होने चाहिए जिनसे आप कनेक्ट कर सकें, जिनके साथ आपकी वाइब मैच हो सके, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकें। हमारे साथ सैयद हमजा बुखारी साहब मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हमजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। होम्योपैथिक के ज़रिए हम लोग किस तरह मेंटल इलनेस यहाँ पे कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं उस पर हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।